हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व मापन की विधियां और व्यक्तित्व मापन की विधियों में हम प्रक्षेपी विधियों को पूर्ण कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। जैसा पूर्व में मैंने आपको बताया है कि व्यक्तित्व मापन की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? नंबर 1 पे थी प्रक्षेपी विधियां। इन विधियों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा प्रकार है इसमें व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों के तहत हम पढ़ चुके हैं टीएटी, सीएटी, आईबीटी, एससीटी और एक हमने पढ़ा था डब्ल्यूएटी। ये विधियां हम पढ़ चुके हैं। ये याद रखने योग्य बातें हैं कि इसमें कौन कौन सी विधियां हैं वो प्रक्षेपी विधियां हैं। तो डब्ल्यूएटी मनोविश्लेषणात्मक विधि है, शब्द साहचर्य विधि, लेकिन हमने वाक्य पूर्ति परीक्षण के साथ इसको पढ़ लिया। ये चार विधियां टीएटी, सीएटी, आईबीटी और एससीटी ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। अब बात करते हैं अप्रक्षेपी विधियों की। तो अप्रक्षेपी विधियों में मुख्य रूप से जो है वो सबसे पहले आती है आत्मनिरीक्षण विधि। इससे पूर्व आपको मैं बता दूं कि अप्रक्षेपी विधियों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। एक नंबर पे जो आती है वह है व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधि। यानी सब्जेक्टिव मेथड। दूसरा प्रकार है इसमें वो आता है वस्तुनिष्ठ या विवरणात्मक विधियां, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। और तीसरा प्रकार है इसमें मनोविश्लेषण विधियां, यानी साइको एनालिटिक मेथड। प्रक्षेपी विधियों में सीधी की सीधी विधियां हैं टीएटी, सीएटी, आईबीटी जैसी विधियां। और अप्रक्षेपी विधियों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, जिसे आत्मनिष्ठ विधि और अवलोकन विधि भी कहते हैं, यानी सब्जेक्टिव मेथड। और दूसरा प्रकार वो है वस्तुनिष्ठ या विवरणात्मक विधि, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। और तीसरा प्रकार है मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधियों को। इसमें जो मुख्य रूप से विधियां शामिल हैं उसमें पहली है आत्मनिरीक्षण विधि, जो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। दूसरी है प्रश्नावली विधि और तीसरी है जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि। और चौथी है साक्षात्कार विधि और पांचवी है गाथा विवरण विधि। ये तो
अप्रक्षेपी विधियों को 3 भागों में बांटा गया है, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड और साइको एनालिटिक मेथड, अर्थात व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषण विधि। इन अप्रक्षेपी विधियों में हम पहले प्रकार की जो व्यक्तिनिष्ठ विधियों में शामिल है उन 5 विधियों को क्रम से पढ़ेंगे। इसमें व्यक्तिनिष्ठ में मुख्यतः 5 विधियां शामिल हैं: आत्मनिरीक्षण, प्रश्नावली, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार और गाथा विवरण विधि। आज के इस वीडियो में हम इन 2 विधियों को पढ़ेंगे, आत्मनिरीक्षण विधि और प्रश्नावली विधि। आत्मनिरीक्षण विधि जो व्यक्तित्व मापन की सबसे प्राचीन या मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। पहला प्रकार जो है वो है व्यक्तिनिष्ठ। इन व्यक्तिनिष्ठ विधियों को आत्मनिष्ठ और अवलोकन विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी सब्जेक्टिव मेथड। व्यक्तिनिष्ठ विधि में अपनी सबसे पहली विधि जो आएगी वो है आत्मनिरीक्षण विधि। इसको हम पढ़ेंगे। आत्मनिरीक्षण विधि को और किन नामों से जाना जाता है तो इसके उपनाम हैं, इसे अंतःदर्शन विधि, इसके अलावा इसे स्व अवलोकन विधि, और आत्म अवलोकन विधि, तथा अंतर्मुखी अवलोकन विधि भी बोलते हैं। अंतर्मुखी अवलोकन विधि। यहां पे प्रश्न बन जाता है, किसने आत्मनिरीक्षण विधि को स्व अवलोकन विधि का नाम दिया? तो वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने आत्मनिरीक्षण विधि को स्व अवलोकन विधि भी कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि। प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि मानी जाती है? और 4 विधियों के नाम दे दिया, निरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, केस स्टडी यानी जीवन इतिहास विधि। तो आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। अब बात करते हैं इसके प्रतिपादक। आत्मनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम वुंट और इसके शिष्य टिचनर आत्मनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। इसके अलावा एक चीज और बता दूं आपको कि मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि का प्रवर्तक किसे माना जाता है या किसकी विचारधारा से संबंधित है? तो जॉन लॉक। यहां तक कि इस विधि को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय भी जॉन लॉक को ही दिया जाता है। विकल्प देखने होते हैं हमें। यदि सीधा प्रश्न आए आत्मनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम वुंट और टिचनर। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादक, ये प्रवर्तक किसे माना जाता है या किसकी विचारधारा से संबंधित है? तो जॉन लॉक। जॉन लॉक ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा था, मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की
क्रियाओं का निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण है। इस प्रकार इसने अपने शब्दों में स्पष्ट किया आत्मनिरीक्षण विधि को। मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही क्या है? आत्मनिरीक्षण है। तो आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। इसका प्रवर्तक जॉन लॉक को माना जाता है, या जॉन लॉक की विचारधारा से ये संबंधित है, और इसे एक विधि के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय या आत्मनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट व उनके शिष्य टिचनर है। इस विधि को परिभाषित करते हुए जॉन लॉक ने लिखा है, मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। अब इस विधि में होता क्या है? तो आत्मनिरीक्षण शब्द आत्मनिरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के इंट्रोस्पेक्शन का हिंदी पर्याय है। इंट्रोस्पेक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इसमें इंट्रो और दूसरा है स्पेक्शन। यहां पे इंट्रो का अर्थ होता है भीतर या अंदर, और स्पेक्शन का अर्थ होता है झांकना या देखना। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ अपने अंदर झांकना या देखना। वही क्या कहलाता है? आत्म अवलोकन या आत्मनिरीक्षण। बहुत सिंपल सी बात है। आत्मनिरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के इंट्रोस्पेक्शन शब्द का हिंदी पर्याय है। इंट्रोस्पेक्शन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है इंट्रो और दूसरा है स्पेक्शन। इंट्रो का अर्थ होता है भीतर या अंदर, और स्पेक्शन का अर्थ होता है झांकना या देखना। इस प्रकार इंट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है अपने अंदर झांकना या देखना। जब व्यक्ति स्वयं अपनी अनुक्रियाओं का, अपने व्यवहार का स्वयं अवलोकन करता है, अपने आप को चेक करता है, तो उसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। आत्म मानी स्वयं और निरीक्षण मानी देखना, परखना। और जायज सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति अपना अवलोकन करता है। यह प्राचीन काल से चली आ रही, व्यक्ति अपने गुण व अवगुणों को स्वयं चेक करता है, और यदि वह स्वयं अपने दोषों को देखने लगता है तो उसके व्यक्तित्व में सुधार आता है। तो इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपनी क्रियाओं का अवलोकन करता है। लेकिन वर्तमान में इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि नहीं माना जाता। मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इस विधि में मनोवैज्ञानिक की जरूरत ही नहीं होती। व्यक्ति स्वयं अपनी क्रियाओं का अध्ययन करता है तथा इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष न तो वैध होते हैं, न प्रामाणिक होते हैं और न ही विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि अपनी कमी को स्वयं व्यक्ति किसी के सामने उजागर करना ही नहीं चाहता। और यहाँ तक कि जब वह अपने व्यक्तित्व का आकलन कर रहा होता है, स्वयं निरीक्षण कर रहा होता है, तो वह अपने दोषों को साइड में रख देता है, केवल गुणों को ही देख पाता है। इसलिए इस विधि को विश्वसनीय नहीं माना जाता, प्रामाणिक नहीं माना जाता, और इस विधि में मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार भी नहीं किया जाता। आज की स्थिति है। वैसे
इसे मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है और वुडवर्थ ने इसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड अर्थात स्व अवलोकन विधि नाम दिया है। ये थी आत्मनिरीक्षण विधि। मुख्य रूप से इसमें जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि को अंतःदर्शन विधि, स्व अवलोकन विधि किसने कहा, वुडवर्थ ने, और आत्म अवलोकन तथा अंतर्मुखी अवलोकन विधि भी कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण शब्द इंट्रोस्पेक्शन का पर्याय है और इंट्रोस्पेक्शन दो शब्दों इंट्रो प्लस स्पेक्शन से बना है। इंट्रो का अर्थ होता है भीतर या अंदर और स्पेक्शन का अर्थ होता है झांकना या देखना। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से आत्मनिरीक्षण का अर्थ होता है स्वयं के अंदर झांक कर देखना या अपने अंदर देखना। इसके बाद आती है प्रश्नावली विधि। दूसरी विधि व्यक्तिनिष्ठ में प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि का जनक कौन था, वुडवर्थ, या प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किसे किया, किसे कहा जाता है, वुडवर्थ को। इस विधि को इसका उपनाम कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। कागज पेंसिल विधि क्यों? प्रश्नावली विधि में एक कागज पर कुछ प्रश्नों एवं कथनों की एक सूची दी हुई होती है। उस सूची के उत्तर यस या नो यानी हाँ या नहीं में निशान लगाकर देने होते हैं, इसलिए इसे कागज पेंसिल विधि बोलते हैं। सीधा सा अर्थ है प्रश्नावली विधि में एक कागज पर प्रश्नों या कथनों की सूची दी गई होती है। अब इन प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति को किस रूप में देने होते हैं, हाँ, नहीं, इसके अलावा सत्य, असत्य और इन चिन्हों के रूप में देने होते हैं। इसलिए कागज का प्रयोग होता है। कागज पर कुछ प्रश्न व कथन दिए होते हैं और व्यक्ति इस प्रकार से इसका उत्तर देता है, इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं, कागज पेंसिल विधि बोलते हैं। जब व्यक्ति इन प्रश्नों या कथनों का उत्तर देता है तो उन उत्तरों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं प्रकट होती हैं और उन विशेषताओं के आधार पर मनोवैज्ञानिक उसके व्यक्तित्व का मापन करता है। किंतु ये यहीं तक सीमित नहीं है। वुडवर्थ ने प्रश्नावली के 4 प्रकार बताए हैं। प्रश्नावली के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला है बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली। दूसरा है खुली प्रश्नावली और तीसरा है चित्रित प्रश्नावली और चौथा है मिश्रित प्रश्नावली। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रश्नावली के कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली
और मिश्रित प्रश्नावली। किसने बताई ये प्रकार? वुडवर्थ ने बताई। बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली क्या होती है? बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर हाँ, नहीं, सत्य, असत्य तथा इन पर निशान लगाकर दिए जाते हैं सही या गलत। ये होती है प्रतिबंधित प्रश्नावली। जिस प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर हाँ, नहीं में, सत्य, असत्य में और सही व गलत के रूप में निशान लगाकर दिए जाते हैं वह प्रतिबंधित प्रश्नावली कहलाती है। खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में प्रश्न का पूरा उत्तर लिखकर देना होता है। जैसे हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में अपने क्वेश्चन आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के और निबंधात्मक प्रकार के, उसे खुली प्रश्नावली बोलेंगे। खुली प्रश्नावली में प्रश्नों के पूरे उत्तर लिखकर देने होते हैं। चित्रित प्रश्नावली। इस चित्रित प्रश्नावली में चित्र बने होते हैं। इन चित्रों पर सही व गलत का निशान लगाकर उत्तर देने होते हैं। अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अनपढ़ व्यक्तियों के लिए कौन सी प्रश्नावली काम में ली जाती है। तो जाहिर सी बात है, पढ़ ही नहीं सकता तो कौन सी प्रश्नावली? चित्रित प्रश्नावली। अनपढ़ व्यक्तियों के लिए और मंदबुद्धि बालकों के लिए। अनपढ़ व्यक्ति और मंदबुद्धि बालक के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए चित्रित प्रश्नावली काम में ली जाती है। मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में उपर्युक्त तीनों प्रकारों का समावेश होता है। अर्थात मिश्रित प्रश्नावली में सही व गलत के प्रश्न भी डाले जाते हैं और उत्तर देने वाले प्रश्न भी डाले जाते हैं और चित्र के प्रश्न भी होते हैं। तो ये जब तीनों प्रकार समावेशित हो जाते हैं तो वह क्या कहलाती है? मिश्रित प्रश्नावली कहलाती है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है जो सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में प्रश्नकर्ता उत्तरदाता के समक्ष नहीं होता? प्रश्नावली विधि। और एक प्रश्न ये पूछा गया है कि किस विधि में प्रश्नकर्ता के समक्ष उत्तरदाता का उपस्थित होना आवश्यक है? तो साक्षात्कार, इंटरव्यू में आमने सामने होना जरूरी है। जबकि प्रश्नावली विधि में सिर्फ पेपर दे दिया जाता है, अर्थात इस कागज पर प्रश्नों की एक सूची होती है, वो स्टूडेंट्स को या बालक को दे दी जाती है और जो व्यक्तित्व का मापन कर रहा है उसका वहाँ पे होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस कागज पे लिखे हुए प्रश्नों या कथनों के आगे उसे यस व नो के निशान लगाने होते हैं और बाद में ये प्रश्न चेक होते हैं। तो प्रश्नावली विधि में प्रश्नकर्ता का उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ये इस प्रश्नावली विधि की एक प्रमुख विशेषता है। इस विधि में व्यक्तित्व मापन हेतु प्रश्नकर्ता का या निरीक्षक का उत्तरदाता के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अब इसको चेंज कर सकते हैं स्तर के आधार पे। प्रश्नकर्ता को हम क्या बोलेंगे? निरीक्षक। और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाना है उसे हम क्या बोलेंगे? विषयी। किस विधि में निरीक्षक का विषय के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं है? तो प्रश्नावली विधि। तो व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधि में आत्मनिरीक्षण विधि के बाद में दूसरी प्रमुख विधि है प्रश्नावली विधि, और प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। और वुडवर्थ ने प्रश्नावली के 4 प्रकार बताए हैं। प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस विधि में एक कागज पर कुछ प्रश्नों या कथनों की एक सूची दी गई होती है। उस सूची पर व्यक्ति को सही या गलत के निशान लगाकर अपने उत्तर देने होते हैं और जो उत्तर उसके द्वारा दिए जाते हैं वो उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को प्रकट करते हैं और उन विशेषताओं के आधार पर निरीक्षक विषयी के व्यक्तित्व का मापन
करता है। प्रश्नावली के 4 प्रकारों में पहली प्रकार है बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली। बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर हाँ नहीं, सत्य असत्य व सही व गलत के रूप में निशान लगाकर देने होते हैं। सीधी बात है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा प्रकार है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में प्रश्नों का पूरा उत्तर लिखकर देना होता है, अर्थात वस्तुनिष्ठ या निबंधात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं। और तीसरा प्रकार है चित्रित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली में चित्र बने होते हैं और इन चित्रों के आगे सही व गलत का निशान लगाकर उत्तर देने होते हैं। चित्रित प्रश्नावली का प्रयोग मुख्यतः अनपढ़ व्यक्तियों और मंदबुद्धि बालकों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए काम में लिया जाता है। और अगला प्रकार है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में इन तीनों ही प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाता है, उसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। तथा प्रश्नावली विधि की एक प्रमुख विशेषता प्रश्नकर्ता या निरीक्षक का उत्तरदाता या विषयी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। ये थी प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवन इतिहास विधि यानी केस स्टडी विधि और साक्षात्कार विधि। धन्यवाद।